आप लोगों के सामने फिर से आ गए हैं एग्रीकल्चर के पार्ट 2 क्लास में। और इसमें हम वही बताने वाले हैं एफओ यूपी कैडेट एग्रीकल्चर के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम जो बीएससी का एंट्रेंस देना चाहते हैं या एमएससी का देना चाह रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो आज वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा। वीडियो को अगर स्किप करेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो चलिए आपको बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ट्राइको कार्ड में होता है। तो बता दें कि ट्राइको कार्ड क्या होता है। ट्राइको कार्ड ट्राइकोडर्मा से होता है, जो कि क्या करता है कि एक प्रकार का इंसेक्ट होता है। जब इसे यूज करते हैं तो ये सूट बोरर, फ्रूट बोरर के इंसेक्ट के लार्वा जो होता है, मैंने वीडियो भी डाली उसके ऊपर। लार्वा होता है, उस पर पिन करके पोजिटर से एक देता है और जिससे क्या होता है, इंसेक्ट मर जाता है। तो ट्राइकोडर्मा जो भी यूज होगा उसमें कौन सा रहेगा, तो उसमें बता दूं कि पैरासिटाइड होता है। क्या होता है? पैरासिटाइड। इसका आंसर पैरासिटाइड होगा, क्योंकि यही पैरासिटाइड हमने वीडियो भी डाला होगा। सर्च करेंगे हाई फाई एजुकेटर पैरासिटाइड तो आपको मिल जाएगा कि पैरासिटाइड होता क्या है। तो आप वहाँ से जान भी सकते हैं कि पैरासिटाइड होता क्या है। अगला नेक्स्ट है, जैविक नियंत्रण का प्रोजेक्ट निदेशालय स्थित है। तो जैविक नियंत्रण का जो निदेशालय है वो आपको बता दूं हैदराबाद में है कि कोयम्बटूर में है कि बेंगलोर में है कि त्रिवेंद्रम में है। तो आपको वहाँ पे आंसर आएगा, तो आपको सिर्फ लिखना है कि बेंगलोर में है। कहाँ पे है? बेंगलोर में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल मक्खी अंडे देती है। जो फल मक्खी होती है, फल मक्खी को और इंग्लिश में अगर जाने तो फ्रूट फ्लाई कहते हैं। इसका भी वीडियो मैंने अपने हाई फाई एजुकेटर चैनल पे दे दिया। आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि कैसे वो वर्क करती है, वो इंसेक्ट कैसे कार्य करती है, क्या करता है, सभी चीज़ें बताएं। जो फल मक्खी होती है, फलों के अंदर पोजिटर से पिन करके अंडे दे देती है। बाद में वही अंडे से मैगेट निकलते हैं। आप देखते होंगे अमरूद जब भी तोड़ते होंगे तो उसके अंदर कीड़े रहते हैं, ज़्यादा मीठा रहता है, तो वो फल मक्खी की वजह से होता है। किसी फल के अंदर अगर कीड़ा है तो वो फल मक्खी की वजह से होता है। तो आपको बता दूं, फल मक्खी अगर अंडे देती है तो कहाँ देती है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो जब भी फल मक्खी अंडे देती है, मैंने पहले ही बोला कि छिद्र बनाकर देती है। बनाकर? छिद्र बनाकर। अभी मैंने बोला कि पोजिटर से फल में छिद्र करती है सुई की तरह और उसमें अंडे देती है। तो जब भी अंडे देगी वो क्या करेगी, फलों के मुलायम सतह पर छिद्र बनाकर अंडे देगी। तो इसका यही आंसर होगा। अगला हापर एक भाग है। अब हापर जो होता है उसके बारे में जान लीजिए कि हापर एक होता है, एक डस्टर होता है, जो कि यूज की डस्टर के रूप में होता है। डस्टिंग किया जाता है, बुरकाव किया जाता है जिसे कहा जाता है। आप कभी भी दवाई का छिड़काव करते हैं तो अगर पाउडर वाला यूज करते हैं तो उसमें हापर लगे होते हैं, हापर हैंड लगे होते हैं। तो आपको बता दूं कि ये हापर एक भाग है किसका, नैपसैक स्प्रेयर का, हैंड रोटेटर डस्टर का, या पाउडर स्प्रेयर का, या साइनो गैस पंप का। तो मैंने अब भैया बोला है कि डस्टर का है, डस्टिंग के लिए यूज होता है। तो क्या होगा? हैंड रोटेटरी डस्टर। तो इसका आंसर यही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लागत को अवसर लागत कहते हैं। निम्न में से किस लागत को अवसर लागत कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है, नियत लागत, सेकेंड ऑप्शन है परिवर्ती लागत, सी है मुद्रा लागत, डी वैकल्पिक लागत। तो आपको बता दो सबसे पहले अवसर लागत होता क्या है। तो अवसर लागत का मतलब ये होता है जिसका परित्याग कर दिया जाए। मतलब किसी निश्चित वस्तु की अवसर लागत वह उत्तम वैकल्पिक है जिसका परित्याग कर दिया जाता है, और जिसका परित्याग कर दिया जाता है वही होता है आपका अवसर लागत। अब अवसर लागत जब भी होगा तो वो उसका यूज हम हमेशा वैकल्पिक के रूप में लेते हैं। मैंने पहले ही बोला किसी निश्चित वस्तु की अवसर लागत वह उत्तम वैकल्पिक, मैंने पहले ही बोला उत्तम वैकल्पिक है जिसका परित्याग कर दिया जाता है, मतलब उत्तम वैकल्पिक, तो वैकल्पिक लागत के रूप में आएगा। अगला नेक्स्ट है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है। तो ए है थोक मूल्य, फुटकर मूल्य, समर्थन मूल्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि जो भी लागत कृषि लागत एवं मुख्य आयोग निर्धारित करेगा वो क्या करेगा कि इसमें दिया है ऑप्शन, थोक
मूल्य, फुटकर मूल्य, समर्थन मूल्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि सी सही होगा, समर्थन मूल्य, क्योंकि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग प्रतिवर्ष फसलों के बुआई के पूर्व केंद्र सरकार से समर्थन मूल्य घोषित करने की सिफारिश करता है। मतलब जो कृषि लागत है वो क्या करता है, प्रतिवर्ष मूल्य आयोग प्रतिवर्ष पूर्व केंद्र सरकार से समर्थन मूल्य घोषित करने की सिफारिश करता है। जब भी घोषित करने का सिफारिश करेगा तो क्या हो जाएगा, समर्थन होगा, और जब समर्थन होगा तो उसे समर्थन मूल्य के अंतर्गत रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेहूं बुआई के लिए उपयुक्त तापक्रम। तो आपको बता दूं कि गेहूं के बुआई के लिए उपयुक्त तापक्रम क्या होती है। तो समझिए ठंडी का मौसम चलता है, कोल्ड सीजन चलता है, तो उसमें कितना डिग्री जाता है टेम्परेचर, अधिक से अधिक 20 से लेकर 22 अंश सेल्सियस तक हो सकता है। तो जब भी गेहूं के बुआई के लिए उपयुक्त तापक्रम की बात किया जाए तो उसके लिए आप यूज करेंगे 20 से लेके 22 डिग्री सेल्सियस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु की अधिकतम मांग को प्रभावित करने वाला कारक है। ए है आपूर्ति, बी है मूल्य, सी है गुणवत्ता और डी है भंडारण। तो आपको बता दूं कि जब भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने का बात आ जाए तो उसमें ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी मूल्य बढ़ता है तो मांग कम हो जाती है। मतलब अगर मूल्य किसी भी वस्तु का मूल्य अगर बढ़ेगा तो मांग कम हो जाती है, और अब मूल्य कम अगर होता है तो मांग बढ़ जाती है। मतलब कोई भी सामान अगर सस्ता होता है तो लोग मांग बहुत हो जाता है उसका, और जब सामान महंगा रहता है तो आप उसे खरीदते नहीं। जैसे सोना है, उसका मूल्य अधिक है तो लोग कम खरीदते हैं, और वही अगर गोभी की बात कर ले तो हर कोई सोचता है खरीद ले, तो गोभी मूल्यवान तो है नहीं, चांदी मूल्यवान है, कम सब खरीद सकते हैं। तो वही चीज़ होता है। तो जब भी इसका कारक किसी वस्तु की अधिकतम मांग को प्रभावित करने वाला कारक है तो कौन सा कारक होगा, आपको बताइए कौन सा कारक होगा, कोई तो बताइए, कमेंट करिए। आपको बता दूं कारक जो होता है वो मूल्य होता है, क्योंकि मूल्य अगर बढ़ेगा तो लोग कम यूज करेंगे और मूल्य घटेगा तो लोग ज़्यादा यूज करेंगे, तो मूल्य होगा इसका। अगला नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी खेती की प्रणाली नहीं है। तो आपको बता दूं निम्न में से कौन सी खेती की प्रणाली नहीं है। तो इसका आंसर होगा कि जो डी होगा, इसका आंसर राज्य खेती, क्योंकि खेती की प्रणाली के अंतर्गत सहकारी उन्नत आते हैं, उन्नत खेती आती है, सहकारी संयुक्त खेती आती है, सहकारी काश्तकारी खेती आती है तथा सहकारी सामूहिक आता है। तो ये जो भी आता है इस किसके अंतर्गत आता है, राज्य खेती के अंतर्गत आते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की लोच संबंध बताती है। तो मांग की लोच जो भी संबंध बताएगी वो क्या रहेगा आपका, बी, मूल्य और मांग के बीच में। मांग की लोच संबंध बताते हैं मूल्य और मांग के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाजार के निम्नलिखित विकसित रूप में कौन भौगोलिक दृष्टि के अनुसार नहीं है। तो इसके लिए हम बता दूं कि जो डी ऑप्शन है विशिष्ट बाजार होता है। ये विकसित रूप में कौन सी भौगोलिक दृष्टि के अनुसार नहीं है, तो विशिष्ट बाजार होता है, क्योंकि पारिवारिक बाजार, स्थानीय बाजार तथा राष्ट्रीय बाजार भौगोलिक दृष्टि के अनुसार बाजार की वर्गीकरण में किया गया है, इसलिए ये विशिष्ट बाजार के अंतर्गत आता है। अगला नेक्स्ट आपका है नियंत्रित बाजार। क्या है, नियंत्रित बाजार सुनिश्चित करता है। तो नियंत्रित बाजार जब भी सुनिश्चित किया जाएगा वो क्या होगा, उत्पादन मूल्य, उचित मूल्य, समर्थन मूल्य, छाया मूल्य। तो ये जब भी होगा तो आपका उचित मूल्य पे होगा। किस पे होगा, उचित मूल्य। तो स्टूडेंट इतना हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया आपसे कि अच्छी फसल उत्पादन हेतु भूमि की उपयुक्त पीएच मान
जो पीएच मान है वो कितनी होनी चाहिए। तो 4 से 5 दिया गया है, 5 से 6 होता है, 6 से 7 होता है और 7 से 8। इसमें से कौन सा अच्छा रहेगा। तो आपको मैं बता दूं जो पीएच मान होता है वो सबसे अच्छा कौन सा रहेगा, आप ही बताइए। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ, नंबर सी, 6 से 7 पीएच वाले मान में अच्छी फसल होती है। अगला नेक्स्ट है, तत्व जो अम्लीय मृदाओं में पौधों के लिए प्रायः कम होता है। तो तत्व अम्लीय मृदाओं में पौधों के लिए प्रायः कम कौन सा होगा। वो कम ये होगा क्योंकि अम्लीय मृदाओं में हमेशा नाइट्रोजन और कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम तथा सल्फर तथा मॉलिब्डेनम की कमी हो जाती है। क्योंकि इस मृदा, जो ये अम्लीय मृदा होता है, इस मृदा में पोषक तत्व पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि इन तत्वों का या तो स्थिरीकरण हो जाता है या फिर इस भूमि में उपलब्ध पोषक तत्व की क्रिया करके तत्व को अनुबंध कर दिया जाता है। मतलब कि यहाँ पे जब भी ये अम्लीय मृदा रहेगी, इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो कमी की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कमी क्या होगा। तो कमी आपका मॉलिब्डेनम होगा, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मृदा में यूरिया का जल अपघटन प्रवाहित होता है तो NI से, CO से, Fe से, Mn से। तो आपको बता दूं इसका आंसर होगा आपका, जब भी रहेगा तो ये होगा ए, NI से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के लिए अनिवार्य है। तो निम्नलिखित में जो पौधों के लिए अनिवार्य तत्व है वो अब तक तो 17 तत्व हैं, टोटल 17 तत्व हैं जो पौधों के लिए अनिवार्य हैं। लेकिन इस एग्जाम्पल के तहत हम आपको बता दूं कि नियान जो होता है वो पौधों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि ये जो तत्व है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथिंग के लिए, पौधों के लिए। अगला नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है कि दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों का गुलाबी रंग संबंधित है। जो दलहनी फसल होती हैं उसमें जड़ों में गांठें हो जाती हैं। तो गांठे के बारे में बता दें कि दलहनी फसलों के जड़ों में जो गांठें होती हैं वो लेग हीमोग्लोबिन उसमें पाया जाता है। कौन सा हीमोग्लोबिन? लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें लोहा प्रभुत्व तत्व होता है, मतलब सबसे ज़्यादा होता है। इसी के कारण गांठों का रंग क्या होता है? हल्का गुलाबी हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाएगा, तो इसका आंसर होगा Fe। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए सभी बच्चों को, और जुड़ते जाइए सभी लोग एक दूसरे से और शेयर करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्षारीय मृदा में जिप्सम की घुलनशीलता है। तो क्षारीय मृदा में जिप्सम की घुलनशीलता की बात करें तो 0.5% होती है। कितना परसेंट होती है? 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नीम आच्छादित यूरिया का प्रयोग रोकता है। तो इसके लिए आंसर होगा, इसका बता दूं, इसका आंसर होगा आप लोगों का डिनाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रोजन का ह्रास होता है। क्योंकि जब भी नीम आच्छादित यूरिया का प्रयोग करते हैं तो डिनाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रोजन का क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है।